हेलो फ्रेंड्स, दास्तान जुर्म की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तारीख 9 अगस्त 2024। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस को संडे तक की मोहलत दी थी, यानी 18 अगस्त 2024 तक। आप उस ट्रेनी जूनियर डॉक्टर जिसका कत्ल हुआ और कत्ल से पहले उसका रेप हुआ, उस पर सारे मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन यानी जांच को पूरी कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल गई। बहुत सारे पिटीशन कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंच गई और अब कोर्ट, पॉलिटिक्स और सरकार काफ़ी कुछ बड़ा और हाई लेवल पर चल रहा है। तो फिर इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। दरअसल जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं कि इस इंसिडेंट के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उनको सरकार ने तुरंत ही किसी और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। लेकिन कैसे और क्यों? तो इस घटना को नज़र में रखते हुए फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोलकाता पुलिस नहीं, इससे ये केस वापस लिया जाता है और ये केस अब सीबीआई को मैं सौंप रहा हूँ। और कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश से अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। 3 हफ्ते के बाद इसकी दोबारा सुनवाई होगी। ये केस उसी सीबीआई को सौंपा गया है जिस सीबीआई ने आरूसी केस को हैंडल किया था, जिस सीबीआई ने निठारी केस को हैंडल किया था, जिस सीबीआई ने रिजवान रहमान के केस को हैंडल किया था, जो कोलकाता में एक लक्स घराने से जुड़े मर्डर का मामला था, जिस सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस को हैंडल किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे केस हैं जिनका क्या हश्र हुआ ये आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और अब वही सीबीआई इस मामले की भी जांच करेगी। तो अब इस केस को भी ऊपर वाला ही जाने कि इस मामले की जांच कब पूरी होगी और कब सारी सच्चाई जनता के सामने आएगी। तब तक शायद देश सब कुछ भूल चुका होगा। और अब बात करते हैं इस घटना से जुड़ी सच्चाई की, इस घटना से जुड़े हर एक पहलू की। मृतक जूनियर डॉक्टर का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के एक पैनल ने कैमरों की निगरानी में किया था, क्योंकि ये मामला थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और फिर यह शक भी हो रहा था कि कहीं स्टेट पुलिस इसमें कोई हेर फेर ना कर दे, और इसीलिए ये केस सीबीआई को सौंपा गया था। और अब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। तो पहले रिपोर्ट आपको सुना देते हैं और फिर उसके बाद आपको इस केस से जुड़ी पूरी कहानी बताएंगे। रिपोर्ट में लिखा है कि जूनियर डॉक्टर की दोनों आंखें घायल हैं, मुंह से रिसता हुआ खून, होठ घायल, पूरा चेहरा जख्मी, गर्दन घायल, दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून घायल, जख्मी प्राइवेट पार्ट से बहता हुआ खून, बायां पैर जख्मी, पेट घायल, दाहिने पैर की एड़ी जख्मी, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई। तो ये थी जख्मों की एक अधूरी लिस्ट। अगर जख्मों की पूरी लिस्ट, पूरी कहानी आपको एक एक करके सुना दें तो आपका कलेजा फट जाएगा, इसलिए उसे अभी रहने देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आँखों से खून क्यों रिस रहा था, आँखों से खून क्यों बह रहा था। तो जब आरोपी संजय राय ने इस जूनियर डॉक्टर पर हमला किया था तो उस वक्त जूनियर डॉक्टर चश्मा पहने हुए थी और इस जद्दोजहद में चश्मे के दोनों शीशे टूट गए और वही शीशे उसकी आँखों में चुभ गए थे और इसी वजह से दोनों आँखें जख्मी हो गई थी और उनसे खून रिस रहा था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहा गया था। अब इस घटना को अंजाम देने वाला एक शख्स था या एक से ज़्यादा थे, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बताएगी नहीं, बल्कि ये डीएनए रिपोर्ट के ज़रिए क्लियर होगा। तो अब डीएनए रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा और तब इसका पता लगेगा। लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि कई सवाल सभी के जहन में पैदा होते हैं
कि आखिर संजय रॉय ने इस जूनियर डॉक्टर को अपना निशाना क्यों बनाया, उसने इतनी दरिंदगी क्यों दिखाई, ऐसी हैवानियत क्यों की। क्या वह इस जूनियर डॉक्टर को पहले से ही जानता था और उसका पीछा किया करता था? क्या ये एक तरफा इश्क का मामला था? आखिर क्या थी इस केस के पीछे की पूरी कहानी? तो कोलकाता पुलिस ने भी इन सवालों की तफ्तीश की और इसके कुछ जवाब उनके सामने आए। जब कोलकाता पुलिस ने आरोपी संजय राय की पिछले कुछ दिनों की पूरी कुंडली खंगाली, तो तब उसका पूरा रूटीन, उसका पूरा कैलेंडर सामने आया कि कब, कहाँ, क्या, कैसे किया, ये सब कुछ सामने आ गया। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस के साथ काम करता था। सिविक वॉलंटियर को आप कह सकते हैं कि वे लोग एक तरह से कोलकाता पुलिस की मदद के लिए काम करते हैं, लेकिन पुलिस में नहीं हैं, और कोलकाता पुलिस उन्हें हर महीने कुछ पैसा खर्चा भी दिया करती है। तो संजय राय ने सबसे पहले 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट को ज्वाइन किया था, एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर। वो कुछ दिन वहाँ पर रहा, फिर बाद में कोलकाता पुलिस ने उसको अपने एक दूसरे पुलिस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया और फिर वहाँ कुछ दिन रहा, और उसके बाद उसको आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की जो पुलिस चौकी है वहाँ पर उसकी ड्यूटी लगा दी, एक वॉलंटियर के तौर पर, कि तुम यहाँ रहो और यहाँ के सारे इंतज़ाम को देखो। तो उस वक्त वो वहाँ पर पुलिस चौकी में एक सिविक वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहा था। हालांकि वो पुलिस का स्टाफ नहीं था, लेकिन क्योंकि वो एक वॉलंटियर था, पुलिस के साथ मेल जोल रखता था, तो पुलिस वालों से उसकी अच्छी दोस्ती थी। सीनियर से लेकर जूनियर अफसरों तक सभी को जानता था और इसी का फ़ायदा भी उठाता था। वो जब अपनी मोटरसाइकिल पर चलता था तो मोटरसाइकिल पर उसने कोलकाता पुलिस का लोगो भी लगा रखा था, कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनता था, कोलकाता पुलिस की कैप पहनता था। कोलकाता पुलिस के बहुत सारे लोग तो उसे पुलिस वाला ही समझते थे और इसी का वो फ़ायदा उठाया करता था। अब जब से इस आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की पुलिस चौकी में उसकी तैनाती हुई, तब से उसने दूसरा धंधा भी शुरू कर दिया था। वो ऐसे पेशेंट को देखता और आते जाते मरीजों पर नज़र रखता। दरअसल आपको पता ही है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज सस्ता होता है। बेचारे गरीब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कि किसी तरह इलाज हो जाए और उनकी जान बच जाए, लेकिन ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, दाखला नहीं मिलता, तो बहुत सारे दलाल यानी ब्रोकर भी अस्पताल के बाहर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दिल्ली के एम्स के बाहर आपको ऐसे दर्जनों दलाल मिल जाएंगे। तो हर सरकारी अस्पताल के बाहर की यही कहानी है। अब क्योंकि ये वहीं पर हॉस्पिटल की ही पुलिस चौकी में तैनात था, तो ऐसे मरीजों को देखता रहता था कि इसमें से कौन एडमिट होने वाला है और कौन पैसा दे सकता है, और फिर उसकी हॉस्पिटल के अंदर भी जान पहचान थी। तो उन मरीजों को दाखिला दिलाने के नाम पर पैसे लेता था, ब्रोकर के तौर पर, दलाली के तौर पर, और यही काम किया करता था। 8 अगस्त और 9 अगस्त की ये घटना है, लेकिन इससे पहले संजय राय क्या करता था? तो कहानी शुरू होती है 5 अगस्त से। 5 अगस्त की सुबह संजय रॉय कोलकाता से निकलता है और खड़गपुर के पास सलवा में पुलिस वेलफेयर सोसाइटी की एक मीटिंग में पहुंचता है। उस मीटिंग में तमाम वॉलंटियर भी आए हुए थे। तो 5, 6 और 7 अगस्त को संजय राय वहीं पर रहता है। 8 अगस्त की सुबह सारी मीटिंग खत्म होने के बाद संजय रॉय वहां से निकलता है और कोलकाता पहुंचता है। 8 अगस्त को सुबह कोलकाता आने के बाद ये इधर उधर घूमता रहा, भटकता रहा, और जब रात के ठीक 11 बजे तो वो पहली बार ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दाखिल होता है। वहाँ पहुँचने के बाद अपने एक पेशेंट जिसको इसने पैसा लेकर दिन में भर्ती करवाया था, उसका हाल चाल पूछता है। तो वो मरीज कहता है कि बाकी तो सब ठीक है,
सिर्फ एक्सरे नहीं हुआ है अभी तक हमारा। तो संजय राय कहता है कि चलो एक्सरे कराता हूँ, और उस मरीज के साथ कुछ तीमारदार भी थे, वे लोग भी जाते हैं और उसका एक्सरे होता है। एक्सरे कराने के बाद वो मरीज वापस वार्ड में अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है, और संजय राय मरीज से ये कहकर कि चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है, कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, और वो इतना कहकर वार्ड से निकलता है और अस्पताल के कंपाउंड से बाहर निकल जाता है। जब वो अस्पताल के कंपाउंड से बाहर गया तो रात के करीब 11:30 हो रहे थे। 11 बजे वो अस्पताल के अंदर आया था। इसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक वो अस्पताल के बाहर ही रहता है। अब रात के 1 बज जाते हैं। 1 बजे संजय रॉय एक बार फिर से इसी अस्पताल में दाखिल होता है। रात के 1 बजे। अब तारीख 8 से 9 अगस्त हो गई है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। तो 8 अगस्त की रात 11 बजे वो आया, 11:30 पर बाहर निकल गया, और उसके बाद अब 9 अगस्त की रात आ गई। तो वापस वो 1.5 घंटे बाद 1 बजे रात को हॉस्पिटल में दाखिल होता है। हॉस्पिटल के अंदर आता है और इस बार वो एक दूसरे मरीज को देखने के लिए वार्ड में जाता है। इस मरीज को भी उसने भर्ती करवाया था। इस मरीज की सर्जरी थी नेक्स्ट डे, यानी कि जिस 9 अगस्त की रात 1 बजे संजय राय हॉस्पिटल पहुंचा, उसी 9 अगस्त के दिन में। तो सर्जरी से पहले की जो सारी तैयारियां होती हैं वो सब हो रही थी, और वो वहां गया था हालचाल पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। थोड़ी देर संजय राय उसके साथ रहा, और फिर बाहर आते वक्त मरीज का एक तीमारदार भी उसके साथ उस वार्ड से बाहर आता है। और अब ये दोनों उसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पिछले हिस्से में जाते हैं, जहां बिल्कुल सन्नाटा है, सुनसान है, और वहां कोई भी नहीं है। पिछले हिस्से में जाने के बाद दोनों वहां बैठ जाते हैं, और वहां बैठकर दोनों शराब पीते हैं। लगभग रात के 1:30 या 1:45 बजे थे जब इन्होंने शराब पीनी शुरू की थी। घंटा भर शराब पीते हैं। इसके बाद उस तीमारदार को अपने घर लौटना था। वो वहीं कहीं आसपास ठहरा हुआ था। तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो संजय राय कहता है कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए उबर बाइक बुक कर देता हूँ। संजय राय उसके लिए उसको पैसे भी देता है, और पैसे देने के बाद उबर बाइक बुक हो जाती है। तो संजय राय कहता है कि अब तुम जाओ। अब वो तीमारदार शराब पीकर हॉस्पिटल के बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। अब संजय राय अकेला है। रात के लगभग अब 3 बज चुके हैं। 3 बजने के बाद अब वो सोचता है कि कहाँ जाऊँ। फिर उसे लगता है कि चलो कहीं आराम करते हैं। इसके बाद वो बिल्डिंग के पीछे से निकलता है, मेन बिल्डिंग में दाखिल होता है, और अस्पताल की 3री मंजिल पर पहुंच जाता है। ये चेस्ट डिपार्टमेंट का फ्लोर था, और इसी फ्लोर पर एक सेमिनार हॉल था, जिसमें करीब 40 कुर्सियां लगी हुई थी। हॉस्पिटल के छोटे मोटे फंक्शन या लेक्चर उसी सेमिनार हॉल में हुआ करते थे। तब ये करीब रात के 3:15 या 3:30 बजे के दरमियान की बात है। संजय राय वहाँ सेमिनार हॉल में पहुँचता है। उस वक्त 3rd फ्लोर पर सन्नाटा था, वहाँ कोई नहीं था। इसे लगा कि थोड़ा ज़्यादा नशे में हूँ, चलो चल के थोड़ी देर कुर्सी पर आराम कर लेता हूँ। वो सेमिनार हॉल के दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोलता है। दरवाज़ा अधिकतर खुला ही रहता है। वो अंदर दाखिल होता है। अंदर रोशनी थी, लाइट जल रही थी। अब संजय राय की नज़र सामने कुर्सी पर बैठी हुई एक डॉक्टर पर पड़ती है। ये वही जूनियर डॉक्टर थी। उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था कि नाइट शिफ्ट के काम को ख़त्म करने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने के लिए या सोने के लिए वहाँ पर आई थी। और उसी वक्त उस जूनियर डॉक्टर को देखकर शराब के नशे में संजय राय की नीयत खराब हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ये जूनियर डॉक्टर कई दिनों से इसी चेस्ट डिपार्टमेंट में नाइट शिफ्ट में अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा रही थी।
तमाम पेशेंट को अटेंड करते करते रात के 2 बज जाते हैं। तो तब जाकर उसे थोड़ा सा वक्त मिलता है और इसी वक्त में वो अपने 4 और जूनियर दोस्त जो उसके कलीग थे, उसी पीजी सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे, उनके साथ ये हॉस्पिटल कैंटीन में जाती है और वहाँ खाना खाती है। खाना खाने के बाद बाकी चारों डॉक्टरों की शिफ्ट थी और उनके कुछ मरीज भी थे, लेकिन इस जूनियर डॉक्टर को अभी फ़िलहाल लग रहा था कि वो अब फ्री है, किसी पेशेंट को देखने की अभी इतनी जल्दी भी नहीं थी। तो उसने कहा कि चलो आधा घंटा आराम कर लेते हैं, और उसके बाद उनके चारों कलीग, चारों दोस्त अपने काम पर चले गए। अब ये उसी 3rd फ्लोर पर, चूँकि वहाँ सबको पता है कि ये एक सेमिनार हॉल है, यहाँ कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं, आप आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यही सब सोचकर करीब 3 बजे सुबह उस सेमिनार हॉल में वो जूनियर डॉक्टर दाखिल हुई और एक कुर्सी पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। शायद वो नींद में थी और उसे नींद आ गई। और इसी दौरान इधर दूसरी तरफ 3:15 बजे संजय राय उस सेमिनार हॉल के अंदर आता है, दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद वो उस जूनियर डॉक्टर को देखता है और उसकी नीयत खराब हो जाती है, और अब वो जूनियर डॉक्टर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जूनियर डॉक्टर की कद काठी भी अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि वो बहुत आसानी से उस पर काबू पा लेता। अचानक जूनियर डॉक्टर के ऊपर जब हमला होता है तो वो पूरी तरह से, पूरे दमखम से लड़ती है और जद्दोजहद करती है, और इसी सब में उसको तमाम जख्म आते हैं, चेहरे पर खरोंच आती है, वो उसको मारता है, होंठ फट जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, चश्मे पर हाथ पड़ता है, चश्मे का शीशा टूटता है और आँखों में धंस जाता है। वो उसका मुंह दबाता है ताकि शोर ना मचाए, कोई बाहर ना सुन ले। मुंह दबाने की वजह से भी उसके चेहरे पर जख्म आते हैं। वो फिर गले पर हाथ रखता है उसे कंट्रोल करने के लिए। संजय राय को पता ही नहीं था कि गला दब रहा है या दब चुका है, अब ये जिंदा भी है कि नहीं। तो वो कोशिश करता रहता है और लगातार वो उससे जूझती रहती है, जद्दोजहद करती रहती है। लेकिन कब तक? अब शरीर में इतने सारे जख्म हो चुके थे, सभी से खून रिस रहा था, सभी जख्मों से खून बह रहा था। वह लगातार लड़ रही थी, दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब तक वो होश में थी लड़ती रही, खुद की आबरू बचाती रही। लेकिन दर्द और जख्म बहुत ज़्यादा थे और आखिरकार धीरे धीरे वो अपना होश खो बैठी, शायद नीम बेहोशी में चली गई थी। और उसी वक्त संजय राय को दरिंदगी करने का मौका मिल गया। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि शरीर पर जो जख्म के निशान मिले वो सब मरने से पहले के थे, लेकिन जो दरिंदगी हुई वो उसके ज़िंदा रहते हुए हुई या मौत के बाद हुई, ये एक बड़ा ही नाजुक सवाल है। तो खैर, ये सब कुछ करने के बाद संजय राय करीब 40 मिनट तक इस सेमिनार हॉल में रहा और 40 मिनट तक ये सब कुछ होता रहा। 40 मिनट के बाद वो उसी सेमिनार हॉल के एग्जिट गेट से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर हॉस्पिटल के बाहर आता है, और कमाल ये है कि वो वहाँ से कहीं इधर उधर नहीं भागता है, और उसी हॉस्पिटल के करीब कोलकाता पुलिस के जो बैरक होते हैं, जहाँ बहुत सारे पुलिस वाले ड्यूटी करके थक जाने के बाद आराम करते हैं और सो जाते हैं, तो संजय रॉय भी उन्हीं बैरक में जाता है जहाँ पर वो अक्सर जाया करता था और रहा करता था, और उन्हीं बैरक में जाकर बेफिक्र होकर सो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। अब उधर संजय रॉय आराम से सो रहा है, और इधर सुबह हुई 8:30 बजे स्टाफ ने देखा कि सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरे अस्पताल में कोहराम मच गया था। कोलकाता पुलिस मौके पर पहुंची और जूनियर डॉक्टर का लैपटॉप, मोबाइल और साथ में एक नेक बैंड ब्लूटूथ को कब्जे में लिया।
जितने भी उसके कलीग डॉक्टर थे उन सबके मोबाइल फ़ोन के साथ उस नेक बैंड ब्लूटूथ को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कनेक्ट हुआ नहीं। इसी बीच एक टीम ने जब उस सेमिनार हॉल के एंट्री और एग्जिट के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, तब उसमें एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया जिसके गले में नेक बैंड ब्लूटूथ था, और फिर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था कि सेमिनार हॉल से संजय रॉय सुबह 4:35 पर निकला। हॉस्पिटल के बाहर के गेट पर भी एक कैमरा लगा हुआ था। वहाँ सीसीटीवी कैमरा दिखा रहा था 4:37 पर निकला है। वो 2 मिनट उसे बाहर तक जाने में लगे। तो अब लोगों ने पहचान लिया कि ये तो इसी हॉस्पिटल की चौकी में एक वॉलंटियर के तौर पर कोलकाता पुलिस के लिए ही काम करता है। तो फिर पुलिस को भी पता करने में मुश्किल नहीं हुई कि वो कहाँ रहता है। पुलिस को पता था कि वो बैरक में सोता है। पुलिस की टीम बैरक में पहुंची तो वो उसे सोता हुआ मिला। पुलिस उसे उठाकर लाई और पूछताछ की, लेकिन उससे पहले ही उन्हीं में से एक पुलिस वाले ने उसका मोबाइल लिया और जो लाश के पास से एक नेक बैंड ब्लूटूथ मिला था उससे कनेक्ट किया, तो वो एक ही बार में कनेक्ट हो गया। सबूत अपने आप गवाही दे रहा था कि मौके से मिला ब्लूटूथ संजय रॉय के फ़ोन का ही है। अब आधा मामला हल हो गया था, बाकी उससे पूछताछ हुई। जब बैरक की तलाशी ली तो देखा कि उसने जो रात को कपड़े पहने हुए थे वो सब धुले हुए थे। हर चीज़ को उसने अच्छी तरीके से धो दिया था। फिर पुलिस ने उसके जूते चेक किए। जूते के सोल में कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे, जिस पर शायद उसकी नज़र नहीं पड़ी होगी या फिर वो लापरवाह हो गया था। जूते पर मिले निशान भी इस बात की गवाही दे रहे थे कि संजय रॉय मौके पर मौजूद था। तो पुलिस ने उसके जूते को भी कब्जे में लिया और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। अब कोलकाता पुलिस के हिसाब से तो ये मामला ओपन एंड शट केस हो गया था, लेकिन लोग ये सवाल कर रहे थे कि क्या संजय रॉय अकेला उस जूनियर डॉक्टर पर काबू पा सकता था या साथ में और लोग भी इस घिनौने काम में शामिल थे। अब ये सब डीएनए रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जूनियर डॉक्टर और संजय राय दोनों के डीएनए सैंपल लैब में भेजे जा चुके हैं। लेकिन अब कोलकाता पुलिस इस केस को आगे हैंडल नहीं करेगी, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया है। अब सीबीआई क्या करेगी, इस केस की कब तक रिपोर्ट आएगी, कैसे जांच होगी, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। जूनियर डॉक्टर के घर वालों को इंसाफ मिलेगा या नहीं, लेकिन उम्मीद है कि शायद इंसाफ ज़रूर मिलेगा और ऐसे हैवान को कम से कम मौत की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आगे जो भी इस केस में अपडेट होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी ही फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।